कारगिल विजय दिवस भारतीय जनमानस के सामने एक ऐसा दिवस है जो हमें बड़ा गर्व से भरता है। गर्व के साथ साथ एक अनूठी चेतना और हमारी सेना, भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना के प्रति एक अनूठे उत्साह के साथ हमें एक ऐसी अनुभूति देता है जो हमारे भीतर एक गहरा उच्छ्वास भी भरती है। आज इस मुबारक मौके पे हमारे साथ बात करने के लिए दो बड़े अधिकारी हैं जो भारतीय सेना और वायुसेना से हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन आलोक चौहान जी है। सर, बहुत स्वागत। आप कारगिल में लड़े हैं और कारगिल में आप एज ए फाइटर पायलट रहे हैं, गज़ब के फाइटर पायलट रहे हैं, मेंशन ऑफ डिस्पैच आपको मिला। और कर्नल मोहन सिंह शेखावत हमारे साथ हैं जो बीकानेर के रहने वाले हैं। आप अलवर से हैं बेसिकली, चौहान साहब। तो सर, कारगिल की कहानी हम जानना चाहेंगे। कोई भूमिका इसमें होने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। तो क्या कहानी है कारगिल की, आप कैसे हमें एलोबरेट करेंगे उसको सर? कारगिल की कहानी ऐसे थी कि जब हम उस समय अप्रैल मई का महीना था। अप्रैल खत्म हो रही थी, मई शुरू हो रहा था और हम उस समय बठिंडा में थे, जो कि इंसिडेंटली 17 स्क्वाड्रन का विंग कमांडर टोनी धनो वहाँ के सीईओ थे, जो सब्सिक्वेंटली एयर चीफ बने। उस समय हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि हमको वापस श्रीनगर जल्दी जाना है और हम जब वापस पहुंचे तो हमने कुछ रेकी सॉर्टीज करने को बोला गया मुश्को सेक्टर में, द्रास बटालिक सेक्टर में। पता चला कि इंटेलिजेंस आई थी कि जो कि दोनों फोर्सेस नीचे उतर जाती थी समर्स में जी। और सॉरी विंटर्स में, और वापस चढ़ जाती थी एक दूसरे को मीट करने के लिए पहाड़ियों के ऊपर, जबकि इंडियन फोर्सेस नीचे आ गई थी, पाकिस्तानी फोर्सेस नीचे नहीं उतरी थी और उन्होंने हमारे एरियाज को ऑक्यूपाई कर लिया था। जी। और ये लग रहा था कि मुश्किल थोड़ा सा, क्योंकि इतने सारे फोर्सेस रीइंफोर्समेंट्स थ्रू आउट विंटर उन्होंने इतना रीइंफोर्समेंट्स बिल्डअप कर रखे थे कि लग रहा था कि वहां पे मुश्किल होने वाली उनको हटाने के लिए उस एरिया से। तो उसमें नेशनल लेवल पे ये डिसीजन लिया गया कि एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व किया जाए और सब्सिक्वेंटली मई के महीने में ही हमने अपने ऑपरेशन शुरू कर दिए कारगिल में। मेरा स्क्वाड्रन वहाँ पे 51 स्क्वाड्रन श्रीनगर में ही बेस था, वहीं पे जी। रहते थे और वापस हम श्रीनगर में वापस आके हमने वहाँ से ऑपरेशन शुरू किए। जी, जो आपको मेंशन इन डिस्पैच मिला और गजब का आपका परफॉर्मेंस रहा। हमारे जो एक फाइटर पायलट थे राजस्थान के ही, आहूजा, अजय आहूजा, तो आपके साथी रहे हैं वो। जैसे मैंने बताया, हम उससे पहले ही कुछ दिनों के लिए, एयरफोर्स का ये है कि स्क्वाड्रन कहीं भी लोकेट हो सकता है। कुछ दिनों के लिए हम बठिंडा गए थे, जहाँ पे हम आहूजा के साथ डिप्लॉयड थे। उसके बाद हम वापस श्रीनगर गए थे। अजय आहूजा की के जो स्क्वाड्रन है वो अब बठिंडा से श्रीनगर आ गया था, तो अब कई स्क्वाड्रन वहाँ पे श्रीनगर में आके ऑपरेट कर रहे थे। तो ये अजय आहूजा का और नचिकेता का नचिकेता आपके साथ ही रहे हैं। तो ये एक हमारा आर्ट्स एयरक्राफ्ट का एक फॉर्मेशन थी जिसमें 4 MiG-27 थे, जिसमें 9 स्क्वाड्रन के थे, जिसमें नचिकेता था, जी। मैं और मेरा साथी जो कि 51 स्क्वाड्रन के थे, जो कि उनको एयर डिफेंस प्रोवाइड कर रहे थे, और हमारे पीछे आहूजा था जो कि फिल्मिंग कर रहा था इस एरिया का। जी, बिल्कुल। सो इस पर्टिकुलर मिशन में ऐसा हुआ था कि नचिकेता का इंजन मैल फंक्शन किया था, बिकॉज ऑफ विच उन्होंने इजेक्ट किया एनिमी टेरिटरी में और उनको प्रिजनर ऑफ वॉर रखा गया कुछ दिनों के लिए। जी हाँ, और सब्सिक्वेंटली उनका वाघा पे सब्सिक्वेंट रिपैट्रिएशन हुआ था। और जब नचिकेता शूट डाउन हुए थे तब मुझे तो नहीं दिखा था इजेक्ट, मुझे जहाज क्रैश करते हुए दिखा, मगर नचिकेता इजेक्ट करते हुए नहीं दिखा। तो एकदम मन में ऐसा हुआ होगा। हाँ, तो ऑटोमेटिकली उसमें बहुत गुस्सा और बहुत मतलब एट दैट मोमेंट इंस्टिंक्टिवली बहुत वो होता है कि ट्राई एंड शूट डाउन व्हाट यू कैन एंड किल हू ऑफ द एनिमी, जिसको मार सकते तो मार दो। बट सब्सिक्वेंटली हमारा उस एरिया में हम रहे और वापस आते हुए आहूजा कैमराज से लदा हुआ जहाज लेके जा रहे थे, जिससे वो उनका काम था कि फिल्म उस एरिया को फिल्म करे, जिससे हमको पता चले कि हमने जो अटैक किया था, जो स्ट्राइक की थी, उसका असर क्या है। और उस समय आहूजा के जहाज को एक मिसाइल ने हिट किया और सब्सिक्वेंटली वो
अपनी ऊंचाई को मतलब अपनी हाइट को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, नीचे नीचे ड्रिफ्ट कर रहे थे, तो अपने उन्होंने ड्रिफ्ट करते करते, ऑल्दो इंडियन टेरिटरी में वो हिट हुए थे, मगर ड्रिफ्ट करते करते पहाड़ी का वैली होती है, वो वैली को फॉलो करना पड़ता है। जी जी जब उन्होंने इजेक्ट किया था वो पाकिस्तानी टेरिटरी में इजेक्ट करे, 1 आध किलोमीटर उनकी टेरिटरी में, जहाँ पे उनको पाकिस्तानी ने पकड़ा और उनको सब्सिक्वेंटली थ्रू हिज हार्ट और उनके सर में, ब्रूटली उनके साथ। जी हाँ, उनको शूट किया गया। 8 विमान उड़े थे आपके यहाँ से, और कहाँ से? श्रीनगर से सर? श्रीनगर से। श्रीनगर से उड़े, तो क्या हिट किया था आपने उस दिन? ओके, सो ये टारगेट हमारा उस दिन था मुंतो दालो। मुंतो जी। दालो एक रेंज है, सब्सिक्वेंटली अगर आप इसको देखेंगे वहाँ पे इनका सप्लाई कैंप भी था। जी तो ये जो 4 मिग-27 थे, इनका काम था स्ट्राइक करना। सो पहले जो स्ट्राइक जो दो पहले जो दो मिग-27 थे, उनका काम था बॉम्ब्स कैरी करना। उसके पीछे ये 2 रॉकेट्स कैरी कर रहे थे, जी और उनके पीछे हम इन दोनों को एयर डिफेंस प्रोवाइड कर रहे थे। अगर कोई एनिमी जहाज आता, वो लॉक कर देता है तो। अगर जी उनको लॉक करता, तो हम उनको टेक ऑन करते। जी बिल्कुल। तो जबकि हमारा रोल डायरेक्टली उनको अटैक करना नहीं था, मेरा रोल उनको डायरेक्टली अटैक करना नहीं था, मगर मेरे सामने 4 जहाजों का रोल अटैक करना था और मेरे पीछे 2 जहाजों का रोल फिल्मिंग करना था। बिल्कुल, ये एक पहले फिल्मों में तो ये बताते हैं सारे टूट पड़ते हैं ऐसे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो मिग-27 थे, और उसके अलावा कौन से जहाज थे सर? मेरा मिग-21, हमारा मिग-21 बेस था। उड़ता ताबूत कहा है इसको कई बार तो, 21 बेस। लेकिन इस उड़ते ताबूत ने कारगिल जिताया हमें, हाँ, हाँ, मतलब। हाँ, हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जैसे आपके साथी इजेक्ट कर गए, फिर आप वापस आए। आर्मी का काम थोड़ा सा डिफरेंट है, आप छोड़ के नहीं आ सकते अपने साथी को। हाँ, लेकिन अगर हम रहेंगे तो हम भी वहीं पे मिलेंगे। तो कमल साहब, आप क्या सोचते हैं इसको लेके कि ये जो है वॉर टेक्निक? ये जो पहाड़ों में लड़ाई बिल्कुल अलग तरह की है। जैसे नॉर्मल आपकी या रेगिस्तान में है या प्लेन में लड़ाई है, तो दुश्मन है, अगर एक कंपनी है तो उसपे एक बटालियन अटैक करेगा, मतलब 3 गुना। जी पहाड़ों में, और वो भी सुपर एल्टीट्यूड, मतलब 16,000 से लेकर 18,000 तक। तो वहां पे अगर दुश्मन एक है तो उसके अगेंस्ट आपको 12 की नफरी चाहिए। तो क्योंकि ये पहाड़ पे बैठा है, वहां कोई कवर भी अवेलेबल नहीं है, और आपको मल्टी डायरेक्शन में अटैक करना होगा, क्योंकि सामने तो अगर आप कर ही नहीं सकते, सामने तो उसने बिल्कुल अपना कर रखा है। तो आपके स्पेशल फोर्सेस वगैरह पीछे ड्रॉप होगी, उनका रीइंफोर्समेंट रोकना है, और उनका कोई राशन एमिनेशन वगैरह नहीं है। और फिर आपके जो कारगिल में जो मेन ये जैसे तोलोलिंग वगैरह, और ये टाइगर हाइट और .4875, इनको जो कैप्चर किया था, जो सबसे डिफिकल्ट रास्ता था, तो अपने जैसे ये हौज है अपना, ये माउंटेड वारफेयर स्कूल, वहां से सारे इंस्ट्रक्टर वगैरह और ये ट्रेंड आए, तो रस्सों से और इनसे कैरबिना वगैरह लगा के उन्होंने, जो मतलब सोच ही नहीं सकता दुश्मन, उस इलाके से जाकर हमला किया और सारी पोस्टें कैप्चर की। मतलब ये 160 किलोमीटर का एरिया, एक एक, और कम से कम वो जो ये मतलब मेन जो पहाड़ी है, उसके पास में छोटी छोटी पहाड़ियों के ऊपर सब जगह बैठे थे, तो सारी पहाड़ी आपको क्लियर करनी होती है। और ये मतलब जो काम है, अगर संसार में दूसरा कोई देश नहीं कर सकता। सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक चीज़ मैं सोचता हूँ, मैं तो वॉर टेक्निक पढ़ा नहीं, लेकिन हम जनरल आदमी की तरह सोचते हैं कि इन पहाड़ियों के उस तरफ अफगानिस्तान है, वहाँ अमेरिका खाली नहीं करवा पाया उनको। वो कितने दशकों तक पड़ा रहा और मुंह की खा के वापस लौटा, और भारत ने खाली करवा लिया, तो एक बड़ी बड़ी। जी सर। इसमें एक्चुअली अगर आप देखिए तो इसीलिए एयरफोर्स को भी इन्वॉल्व किया गया था, क्योंकि इसमें रियलाइज किया गया था कि आर्मी की रिक्वायरमेंट इतनी हैवी हो गई थी कि अपन उसको, इनकी सप्लाई लाइंस, इनके रीइंफोर्समेंट्स, इनके सप्लाई कैंप्स, इनको हिट करने के लिए एयरफोर्स की जरूरत इसलिए पड़ गई थी कि मतलब अदरवाइज आर्मी ही, पहले कंसिडरेशन तो यही थी कि आर्मी करो। तो क्योंकि कैजुअलिटीज का जो असेसमेंट था वो इतना हाई था, तो उन्होंने बोला कि एयरफोर्स को भी एम्प्लॉय किया जाए। और सब्सिक्वेंटली हमको क्लियर ऑर्डर्स थे कि हम एलओसी को क्रॉस ना करें, और इफेक्टिवली आप एक हाथ अपने पीठ के पीछे बांध के, क्योंकि आप उनके सप्लाई कैंप्स डीप इनसाइड नहीं हिट कर सकते थे, उनको आप क्रॉस नहीं कर सकते, एलओसी क्रॉस नहीं एलओसी क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस थे हम पे। हाथ बांध के लड़े थे मतलब, लेकिन अच्छा लड़े सर। हमें गर्व है आप पे, हमें गर्व है हमारी सेना पे। क्या सर कोई स्टोरी आपके दिमाग में ताज़ा हो, जैसे एकदम लगा हो कि भाई ये तो फंस गए?
और एकदम फिर जज्बा कैसे लौटा? हाँ, इसमें कई स्टोरीज हैं एक्चुअली। जब इनफैक्ट जब बाद में पता चला कि जैसे नचिकेता, हम जब उड़ते थे तो हम एक पिस्टल के साथ उड़ते थे, मैकरोव पिस्टल कहते हैं उसमें। उसमें 18 राउंड होते हैं, 9 के 2 मैगजीन होती हैं, तो 18 राउंड होते हैं, इसकी रेंज होती है 20 से 25 मीटर। तो जब नचिकेता इजेक्ट किया था तो उसने दूर से देखा कि टीम आ रही है, और टीम को उसने दूर से फायरिंग शुरू की। ऑब्वियसली पर रेंज इतनी ज्यादा थी और उनके पास राइफल्स थी, तो बाय द टाइम वो पास आए इसके सारे राउंड्स ऑलरेडी खत्म हो चुके थे। और एक पिस्टल मतलब पी शूटर टाइप है, मतलब उसमें ज्यादा कुछ आप कर ही नहीं सकते हैं। तो लकीली उनके साथ एक कैप्टन खान थे, जो कि अपेरेंटली उन्होंने नचिकेता को, अपने ट्रूप्स को रोका उसको मारने से, और उन्होंने इसको प्रिजनर ऑफ वॉर लिया, नहीं तो नचिकेता भी आज नहीं होते हमारे साथ। सब्सिक्वेंटली ये इन्फॉर्मेशन आई, एक सब्सिक्वेंट स्ट्राइक में हमने जब सेम मुंतुदाला के कैंप को हिट किया तो पता चला कि कैप्टन खान भी अपेरेंटली उस स्ट्राइक में मारे गए थे। तो ये बिल्कुल जिन्होंने भारतीय एक पायलट को जिन्होंने कहा नो, वो अगर आ गए हैं तो ये उनको आप प्रिजनर ऑफ वॉर रखें, और वो मारे गए। ये वैसी ही कहानी है जैसे मैं परमवीर चक्र जो थे सबसे छोटी उम्र वाले, क्या नाम उनका, जो जनरल हनुत के साथ थे। अच्छा, हाँ, खेत्रपाल। खेत्रपाल, हाँ, अरुण खेत्रपाल। हाँ, जो अरुण परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल पे जिनका गोला लगा, और अरुण खेत्रपाल शहीद हो गए, और वो बाद में उनके मदर फादर को रिसीव कर रहे थे वहाँ पे पाकिस्तान में। तो ये ऐसी ही कई सारी कहानियां निकल के आई होगी। और कोई किस्सा आपके ध्यान में हो सर? उस समय क्या था कि ऑल्सो ये थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। जब अपन वेपन्स डिलीवर करते हैं, स्पेशली अनगाइडेड वेपन्स, तो इन वेपन्स में कहाँ पे गिरेगा बैलिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये नॉर्मली बैलिस्टिक्स एक्सटेंड करती हैं 2 किलोमीटर की ऊंचाई तक, 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। उसके ऊपर कोई इमेजिन नहीं करता है कि लड़ाई उससे ऊपर कोई लड़ेगा। यहाँ पे हम लड़ रहे थे 5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई पे, तो उसमें ये हो रहा था कि हमारे पास इन वेपन्स के लिए बैलिस्टिक्स नहीं थे। तो हमने इन सब को बैलिस्टिक्स को इवॉल्व करने के लिए ट्रायल एंड एरर मेथड से काफी फ्लाइट्स की, सॉर्टीज की, बैलिस्टिक टेबल्स बनाई, जिससे हमको इनको इफेक्टिव बनाने के लिए सब्सिक्वेंट मिशंस के लिए, जिस बनी बेसिस सब्सिक्वेंट मिशंस के लिए क्विकली किया, जल्दी किया था इनिशियल पार्ट में, जिससे हमको पता चला कि बैलिस्टिक्स से, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप देखिए दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे इतनी ऊंचाई पे लड़ाई लड़ी जाती है। बहुत रेयर है ये। मैं तो सर कुछ सालों पहले स्विट्जरलैंड गया था, तो वहाँ आर्मी के लोग मिले, स्विस आर्मी के लोग। वो बोले हमारे 10 से 5 की ड्यूटी है, बहुत हाइट है वहाँ। बोले हम लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। स्विस मिलिट्री के वो सूटकेस मिलते हैं उनके, या आपको अलग अलग तरह के वो चाकू मिलते हैं उनके स्विस मिलिट्री के। तो हाइट वाले लोग नहीं लड़ते इतनी हाइट पे नहीं लड़ते। जबकि इंडिया में मतलब ये पॉइंट्स, उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे जो पासेस हैं वो 21-22 हजार फीट की ऊंचाई पे होते हैं। 10,000 फीट से ऊपर आदमी का मतलब एक सांस लेने का जो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन इतना कम हो जाता है कि आदमी का इफेक्टिव होना, कि दिमाग का काम करना है, और आप कितने देर तक एक्सपोजर लेके लड़ सकते हो। और उसमें भी आपका एक्लिमेटाइजेशन होना पड़ता है कि आप नीचे से ऊपर चढ़ते हो, आपको उस हाइट पे एक्लिमेटाइज करके करना पड़ता फिर आप ऊपर चढ़ सकते हो। और फिर सस्टेन भी करना है, और फिर वहां पे सस्टेन करना है, फिर आपको वापस भी लाना, नहीं तो आपका हार्ट और लंग्स में एफ्यूजन, प्लूरल एफ्यूजन होना शुरू हो जाता है, आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, हार्ट प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। लेकिन बड़ा मुश्किल युद्ध था, और आप जैसे जवानों की बदौलत, वीरों की बदौलत हम जीत पाए। देश उस पर गर्व करता है, ये इस देश की बड़ी खासियत है। सर कई ऐसे साथी जो नहीं लौट पाए, क्या आप मैसेज देंगे इस दिवस पे आप? मैं ये कहूंगा कि कोई भी देश ले, फ्रॉम जब से सिविलाइजेशन आई है, एक देश का फोकस, एक देश का जो डायरेक्शन होता है, वो या तो पॉलिटिक्स के थ्रू या फिर फौज के थ्रू इन्फोर्स करके ही होता है।
ये फौजी ही होते हैं जिसकी वजह से देश की हिस्ट्री बनती है, उसके बॉर्डर्स राइट होते हैं, उसका डायरेक्शन होता है। कुछ लोगों के पास ही ये फैसिलिटी या क्या बोलता हूँ ये प्रिविलेज होती है कि वो यंग होते हुए उस देश के लिए लड़ें और उस देश के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर पाएं कि देश का फ्यूचर उनकी वजह से चेंज हो जाता है। तो दैट इज, मैं उनके लिए कहूंगा कि जो गए वो देश के लिए गए, मगर लाइक इवन सौरभ कालिया, अदर बॉयज, मेजर आचार्य, इन्होंने जो जो इफेक्ट किया उसकी वजह से वो बॉर्डर्स हमारे पास हैं, वो ज्योग्राफी का मैप हमारे पास है, ये हमको कभी नहीं भूलना चाहिए। जी, कर्नल साहब, सौरभ कालिया आपके जाट हमारे से थे रेजिमेंट के, हाँ हाँ या आपके रेजिमेंट के थे, तो क्या आपका कोट रहेगा इस नहीं, पे? ये मतलब जैसे सबसे पहले जो कारगिल का डिडक्ट हुआ, ये जाट रेजिमेंट के थ्रू ही हुआ। तो जैसे विंटर वेकेशन होती है 98 99 में, नवंबर दिसंबर में, जब स्नोफॉल 30-40 फुट होता है, तो वो विड्रॉ कर जाते हैं और वापस आ जाते हैं। जब पोस्ट खोलने ये वापस मई के महीने में जब गए, तो एटलीस्ट कभी वो उन्होंने सपने में नहीं सोचा होगा कि पाकि आके बैठ गए होंगे यहाँ। जब वहां गए तब वो देखा चारों तरफ से उनको घेर लिया। तब उन्होंने सोचा ये लिमिटेड एरिया ही होगा, फिर दूसरी पेट्रोल वगैरह भेजी, पर फिर धीरे धीरे देखा तो ये तो पूरे पूरे एरिया के अंदर फैले हुए हैं। तो फिर ये मतलब उसमें शुरू शुरू में तो जैसे जो हमारे रेजिमेंट के गए उनको नुकसान हुआ, पर उसके बाद में ये सारी पोस्टें वापस कैप्चर की गई। पता नहीं था ना कि दुश्मन कौन है, कितना है। नहीं नहीं, ये तो एक रूटीन था हर विंटर के अंदर। विंटर में ये पोस्टें सारी इंडिया भी वेकेट करता था, पाकिस्तान भी करता था। पर ये युद्ध जो है वो उन लोगों ने रूल्स के अनुसार नहीं लड़ा। नहीं, पाकिस्तान तो रूल्स बिल्कुल। के हिसाब से पाकिस्तान, करते नहीं। हाँ, पाकिस्तान ने कभी वो हमेशा ट्रेचरी और डिसेप्शन से ही लड़ता है। जी, उनका उनका वो मेथडोलॉजी, मतलब उनका उनका वे ऑफ थिंकिंग नहीं है कि हम थ्रू रूल्स ऑफ वॉर लड़ें। बेसिकली हमारे सर जो हैं वो कई बार कहते हैं, अतुल सर, कि पाकिस्तान इज अ गैरिसन स्टेट। हाँ, आई आल्सो टॉक विद द हिस्टोरियन ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर इश्तियाक अहमद। उन्होंने पाकिस्तान पे खूब किताबें लिखी है, जिन्ना पे, तो वो भी यही कहते हैं कि ये एक छावनी जैसा है और सेना सब कुछ तय करती है वहाँ पे। अभी भी, आज भी। जी बिल्कुल। वहाँ पे भारत में अगर एक सर्वे करवाया जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो उनको याद नहीं होगा। राष्ट्रपति का और कम लोग जानते हैं, लेकिन वो फील्ड मार्शल को सभी जान रहे हैं कि कौन है। तो ये उनके लिए एक भाई, और ऐसी कोई गर्व की बात नहीं है। युद्ध वो ऐसे लड़ते हैं जिस तरह से कायर लड़ते हैं। नहीं नहीं, वो कायर, वो मतलब जैसे युद्ध, जैसे कारगिल में अपने जो भी इनकी डेड बॉडीज हुए, उनके तकरीबन 1000 के करीब सोल्जर्स खत्म हुए। तो सबको अपन ने, जो हम लोगों ने कैप्चर किए थे, जो मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से ये सबका ये अंतिम संस्कार किया गया। और जितनी अपनी फिजिकल कैजुअलिटी अपन ने सारी सच्चाई बताई। पाकिस्तान कभी सच नहीं बताता। उनके खुद के सोल्जर्स जो उन्होंने लिए नहीं वापस। वापस लिए नहीं, और वो बताते नहीं हमारे कितने ये कैजुअलिटी हुई। तो अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर उसको जो ऑनर अवार्ड वगैरह मिलना, वो नहीं मिलता। हाँ, मतलब वो देश वाली फीलिंग नहीं है उनके अंदर। वो बस एक छावनी है, सैनिक छावनी छोड़ गए अंग्रेज, और उसको वो भुगत रहे हैं। मतलब मैं तो सर सरप्राइज करता हूँ वहाँ पे अक्सर कि पाकिस्तान में, जैसे हम जियोपॉलिटिक्स में काम करते हैं कई बार, तो कि पाकिस्तान में अगर कोई फंड आया है तो दुबई में प्रॉपर्टी की रेट इंक्रीज हो जाती है, और ज्यादातर खरीदने वाले फौज के लोग होते हैं। तो ये अब लंदन में भी। हाँ, अब लंदन में, इवन फ्रांस। तो ये एक बड़ा वो है कि साहब जैसे ही फंड आया है फॉरेन के, साहब हम भूख मर रहे हैं, खाने को नहीं है, पीने को पानी नहीं है, तो फिर दुनिया जो है वो थोड़ी सी दया करके पैसा भेजती है, और वो फिर वहाँ जो इनके नहीं, अब तो वहां उनके आर्मी का ही अपोजिशन होने लग गया। भाई जितना फंड आता है मैक्सिमम आर्मी ले लेती है, और हर प्रमोशन में उनको जमीनें मिलती है। वो लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना 50 बीघा, कैप्टन से मेजर बना फिर 100 बीघा। तो अब और बाकी जो गरीबी भयंकर है वहां। मुझे एक किस्सा याद आता है 71 वॉर में, जब बांग्लादेश अलग कर दिया था, तो मानेक शाह उस वक्त आर्मी चीफ थे। तो उनको पूछा किसी ने कि वो आपके दोस्त थे राष्ट्रपति जो हैं वहाँ के, तो उन्होंने कोई बाइक का किस्सा बताया कि वो बाइक दी थी मैंने उसको,
और उसके बदले में उसने आधा देश दे दिया। तो एक भाई के बदले में आप आधा देश दे रहे हैं, तो पर ये मिलते तो होंगे अफसर कई बार पीस में, कहीं आप होते हैं तो पाकिस्तान के। मेरे दोस्त जो वापस जिसके साथ लड़ाई की, हाँ यस ऑफ कोर्स आप मिलते हैं बिल्कुल। एयरफोर्स का हमारा जो फाइटर स्क्वाड होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और जो पायलट्स उनमें होते हैं वो और भी लिमिटेड होते हैं। जी और हमारा रिश्ता जो होता है वो कलीग्स का कम और फैमिली का ज्यादा होता है, जी क्योंकि हम इतना हम क्योंकि फाइटर फ्लाइंग अपने अपने आप में बहुत ही डेंजरस क्या बोलते हैं प्रोफेशन है। और पहले मिग 21 में क्योंकि एक इंजन होता था, अगर वो इंजन फेल हो गया तो उसमें ऑटोमेटिकली डेंजर लेवल्स, जो आपके रिस्क लेवल्स है वो बहुत हाई होते थे। तो हमारा जो रिश्ता होता है स्क्वाड में, और ये जरूरी है होना, क्योंकि अगर ना हो इतना क्लोज तो इंडिविजुअल फैमिलीज को इतना रिस्क लेना और इतना स्ट्रेस लेना मुश्किल नहीं है, और आपका मोटिवेटेड रहना बहुत ही डिफिकल्ट है। कहने के लिए ऐसा होता है कि हमारा जो, जैसे अगर आप फाइटर फ्लाइंग कर रहे हो, आपको इवेंट्स इतने तेज अनफोल्ड करती हैं और आपको इतने तेज डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और आपके लाइफ डिपेंड करता है उन डिसीजंस पे। उस समय पे अगर आपका जो बोलते हैं कटिंग एज नहीं है, तो फिर आप डिसीजन के दूसरे छोर पे हो। ये बड़ी बात है सर। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, डिसीजन की स्पीड जानना चाह रहा हूँ, क्या स्पीड होती है, क्या हाइट होती है? डिसीजंस ओके, मतलब अगर आप एक प्लेन में हैं। इंडिविजुअली बोलो तो मेरा आई हैव आल्सो फ्लोन दुनिया का सबसे फास्टेस्ट और हाईएस्ट एयरक्राफ्ट जो मिग 25 था, जो कि जिसका रिकॉर्ड अभी भी कायम है 1,37,000 फीट हाइट तोड़ने का। और वो ये बुलेट की गति से भी तेज 3,600 किलोमीटर प्रति घंटा, और या मतलब 1 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये भी है, मगर डिसीजन मेकिंग की जो स्पीड है वो अलग होती है। जबकि मैं बोल रहा हूँ कि जब आप देखते हो कि जो आपका सिनारियो इमर्ज करता है, कितने जहाज हैं, उनके पास क्या है, आप उसको कैसे काउंटर करोगे, आपके क्या फोर्सेस हैं, फ्रेंड वर्सेस फो कौन है, आपके रिसोर्सेस क्या है, आपका मिसाइल्स का क्या रेंजेस है, तो ये आपका, और एट द सेम टाइम आपको उनसे भी खतरा है। तो ये आपका जो मेंटल पिक्चर और जो सिनारियो इवॉल्व होता है, ये कंबाइंड एक तरफ से हायर हेडक्वार्टर से भी हो रहा है, जो कि एवैक्स या उस जहाजों से भी हो रहा है, और आपके दिमाग में भी इवॉल्व हो रहा है। तो उसमें आपका डिसीजन कैसे सिनर्जाइज होता है वो देखना। नहीं, आपके तो मामले में आपके पिताजी भी आर्मी में रहे हैं सर, तो दूसरी पीढ़ी वाली चीज भी आई होगी। जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बाकी ऑब्जर्वेशन में बड़ी दिक्कत आती है। हाँ, मेरे एक्चुअली पूरी जिंदगी, मतलब मेरा बचपन इनफैक्ट देहरादून में हुआ था, जब मेरे पिताजी IMA में पोस्टेड थे। और थ्रू आउट, मतलब बाय द टाइम वो रिटायर कर रहे थे, मैंने ऑलरेडी एयरफोर्स ज्वाइन कर रखी थी। तो ये कभी हुआ ही नहीं कि मैं कभी फौजी नहीं था। मतलब भाई भारत फौजी हैं। इवन कर्नल साहब के तो तीसरी पीढ़ी के हैं आप, और चौथी पीढ़ी आपके आगे भी फौज में है। तो ये हमारा सौभाग्य है सर कि हम आप लोगों से बात कर रहे हैं। सर एक फिल्मों में ये बताते हैं कि जैसे वो रेडियो उनका पकड़ लिया, कभी आप उनको सुन रहे हैं, तो ये होता है ऐसा? रेडियो पकड़ने का तो ज्यादा, वो आई वुड नॉट से दैट रेडियो पकड़ने से कुछ होता है, बट हाँ ये जरूर होता है कि आप फ्रीक्वेंसी स्कैनर्स करते हैं। आपके पास अगर उनकी फ्रीक्वेंसी, पहले क्या होता था, फ्रीक्वेंसी में ज्यादा फ्रीक्वेंसीज नहीं होती थी, फ्रीक्वेंसीज में पकड़ लेते थे। अगर आप स्कैन कर रहे हो, पकड़ लो, ऑटोमेटिकली पता चल जाता है क्या बात कर रहे हैं। आजकल इनक्रिप्शन आ गई है, और डिक्रिप्शन भी थोड़ी बहुत आ गई है। तो ये हमेशा कैट एंड माउस गेम चलता रहता है कि बट हाँ, अगर उनका सेट मिल जाए और अगर इनक्रिप्शन हो तो सोने पे सुहागा। तो ऐसा हुआ है कभी आप? नहीं, एयरफोर्स में हम पायलट्स हैं, तो हम इसमें इन्वॉल्व कभी हुए नहीं, क्योंकि ये यूजुअली टेलीकम्युनिकेशन जो है, जहाँ ये जमीन पे होता है। जी जी। मगर हाँ, एयरफोर्स में हम जरूर जैमिंग जरूर होती है, जबकि हमारे फॉर एग्जांपल जीपीएस के जो यंत्र हैं वो जैमिंग उस एरिया में, जैसे आजकल अगर आप देखिए तो अगर आप मिडिल ईस्ट के ऊपर उड़ रहे हैं तो आपका पूरा इवन कमर्शियल एयरक्राफ्ट का आपकी इतनी ज्यादा जैमिंग होती है कि आपको वो इवन टेरेन वार्निंग्स 35-36 हजार पे फीट पे उड़ते हुए वार्निंग आती है कि आप जमीन से टकराने वाले हो, बिकॉज जीपीएस जैमिंग ऐसी होती है। तो वो कम्युनिकेशन गेम डेफिनेटली लोग प्ले करते हैं।
हाँ, ये बड़ा है। नहीं, जैसे आप मैं कारगिल पे वापस आऊँगा सर, आपने कहा हम 8 लोग उड़े थे, तो कितनी मिसाइल हिट हुई थी आप पे? नहीं, हमारी मिसाइल हिट तो एक ही हुई हाँ, थी, मतलब बट आप पे एज मच कितना एज फायर हम, हुई? हाँ, हमारे ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मिली थी, ये इन्फॉर्मेशन हमने आर्मी इंटरसेप्ट के थ्रू मिली थी कि 44 मिसाइल्स हमारे फॉर्मेशन पे फायर की गई हैं, जिसमें से करीब 12-13 तो मैंने पर्सनली देखी थी, जो कि ऊपर आ रही थी, मगर हमको मिस कर रही थी, जिसको हम इनको इवेड कर रहे थे। और ये एक और चीज है, जब आप ऊपर जाते हैं तो एयर की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि जहाज उस तरह से मैनूवर नहीं कर पाता है जिससे जैसे आप चाहें, तो वहां पे इवेड करना भी और मुश्किल हो जाता है इन मिसाइल्स को। सर आप शायद वो आखिरी पीढ़ी हैं जिन्होंने वॉर को इस तरह से लड़ा है। अब चेंज हो गई चीज़ें। मतलब मैं जहाँ तक सही हूँ सर, कि आप फिजिकल आप पाकिस्तान के एरिया में जाके वहाँ स्ट्राइक करके लौट रहे हैं। आप जाके लौट रहे हैं वापस, 44 मिसाइलें एक अनफॉर्चुनेटली हिट भी हुई। तो अब आगे का जो वॉरफेयर है वो बिल्कुल बदल चुका है। टोटली कैसे देखते हैं हमारी भविष्य की फौज को? इवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी क्या है कि जो जो फौज अब ये मोर टेक्निकल हो रही है, मतलब ये इतनी टेक्निकल हो गई है, और जो जो एयरफोर्स या जो फौज टेक्निकली और टेक्नोलॉजिकली वेपन्स में और टैक्टिक्स में अडेप्ट कर पाए, वही सर्वाइव करेगी। सरवाइव करेगी। आपने देखा है कि आजकल छोटा सा नेशन भी बड़े नेशन को हाँ, यूक्रेन देखा सर हमने, ईरान देखा। होल्ड कर सकता है। सो ये इट्स अ क्वेश्चन ऑफ आप अडेप्ट कितने तेज करते हो, आपके टैक्टिक्स फॉलो अप करते हैं कि नहीं, और आपके डिटरेंस और क्या बोलते हैं टैक्टिक्स से इफेक्टिवनेस कैसे रहती है, कि फ्यूचर वही डिटरमिन करेगा। सर मैं चाहूँगा आप और कोई बात अगर हमें बताना चाहें इस मौके पे, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी इंस्पायर हो, फौज ज्वाइन करे, अच्छे लोग जो है, हाँ, क्योंकि ज़्यादातर सब सिविल में जाना चाहते हैं या हाँ। कंपनी में जाना चाहते हैं। मैंने एक पार्ट बताया था, फौज इज नॉट जस्ट इज सिर्फ एक जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, मात्र नौकरी हाँ, नहीं है। मात्र नौकरी नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, और ये एक ऐसा वे ऑफ लाइफ है जो कि गुमराह लोगों के लिए बहुत से, जो आजकल जो जेनजी का जो एटीट्यूड है, उससे काफी मतलब एनहांस्ड वे ऑफ लाइफ है, बहुत ये ही बड़ी ज्यादा बात बता रहे हैं हाँ। सर। जैसे मैं सर फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज मैंने पढ़ा है एक सब्जेक्ट, तो उसमें कि शब्द जो बने हैं, तो जॉब शब्द जो बना है ना, इसकी एक फुल फॉर्म बताई गई है, जॉइन अदर बिजनेस, मतलब जॉब। तो फौज का जो जॉब है वो अदर बिजनेस नहीं है, इज योर ऑन बिजनेस, योर कंट्रीज बिजनेस। तो उस हिसाब से आप सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। और इसमें जो रिलेशनशिप्स बनती हैं, और इसमें जो जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स, मतलब ये जो आपके बचपन से लेकर टिल द एंड ऑफ योर लाइफ जो बनती हैं, वो अलग चीज है। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे, मैं तो यही कहूंगा कि ऐसी जिंदगी नहीं जो आप जहां जहां घूमोगे, जहां जहां चीजें देखोगे, जो आपका एक्सपीरियंस, जो आपके लाइफ को एनहांस करेंगी। पर्सन कन्वर्ट इनटू अ पर्सनालिटी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑल्सो। तो बड़ी कर्नल साहब, आपसे मैं क्लोजिंग चाहूँगा, क्या आप संदेश देंगे? जी जी, इस कारगिल विजय दिवस के मौके पे। जो ये कारगिल विजय दिवस है, मतलब कारगिल के बाद में आर्मी में बहुत चेंजेस आए। तो सबसे पहले तो पहले जैसे 65 का वॉर हुआ, 62 का हुआ, 71 का हुआ, तो जो भी डेड बॉडीज होती थी, डेड बॉडीज वगैरह नहीं आते थे। उसके बाद में सारी सारे हर जगह आती थी, और पूरे गांव में, जिस गांव के अंदर वो शहीद की अगर शहीद आया है, तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होते थे। इसके अलावा फिर ये कारगिल पैकेज आ गया। तो पहले तो मतलब उस लेडी की हालत ऐसी हो जाती थी कि मतलब घर गुजारा नहीं होता था। अब फाइनेंशियली उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपको पेट्रोल पंप होता है, गैस एजेंसी है, लाखों की तादाद में पैसे मिलते हैं, और हर जगह मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये वैकेंसीज है ये वॉर विडो के बच्चों के लिए। तो ये बड़ा सरकार के स्तर पे भी और सामाजिक स्तर पे भी बहुत सारी चीज़ें बदली है जो फौज में पहले नहीं थी। तो सर बहुत धन्यवाद, और आपने देश की सेवा की इसके लिए, और आज हमें समय दिया उसके लिए भी थैंक यू सो मच।